92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रेनू बहल की लिखी कहानी मैं, तन्हाई और वो, बिना किसी एड ब्रेक के। मुझको बताया गया कि पिछले 4 दिनों से मैं जिंदगी और मौत के बीच छिड़ी जंग से जूझ रहा था। अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपनी तकलीफ से बेखबर जब मुझको होश आया तो खुद को मैंने अस्पताल में पाया। मुझको आईसीयू में रखा गया था। मुंह पे मास्क लगा हुआ था और बाजू पर नलियां बंधी हुई थीं। मुझको 4 दिन पहले दिल का दौरा पड़ा था। रात के 11 बजे अचानक मुझको तबीयत में तलखी सी महसूस हुई। घर पे मेरे और हरी के अलावा कोई और नहीं था। हरी मेरा पुराना खादिम है। रूपाली के क्लब से लौटने का वक्त नहीं हुआ था। अरमान और आर्यन अपने अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में गए हुए थे। मेरी फ्लाइट 8 बजे कलकत्ता से दिल्ली पहुंची थी। हमेशा की तरह घर पहुंचने पर हरी और मेरे प्यारे लैब्राडोर ने ही मेरा स्वागत किया। खाना खा के मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था और सैंडी बार बार मेरे पैरों से लिपट के अपने प्यार का इजहार करने में खुशी महसूस कर रहा था। इतने दिनों की भागदौड़ के बाद घर लौट के आना और फिर किसी का तो यह एहसास दिलाना कि उसने हमको मिस किया है बड़ा सुकून देता है। लेकिन अचानक मुझको सीने में तीखा सा दर्द महसूस हुआ और घबराहट से पसीने छूटने लगे। सारा जिस्म पसीने से नहा गया था। मेरी एक हल्की सी आवाज से हरी भागा चला आया। मुझको लगा शायद ये आवाज मेरे गले में ही अटक गई है। न जाने कैसे हरी भागा चला आया था। उसके बाद मुझको कोई होश नहीं। होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पे पाया। डॉक्टर कक्कड़ ने बताया कि वक्त पर अस्पताल पहुंच गया, इसलिए जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। हरी ने मेरी हालत देखकर फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया था। वो फौरन चले आए और मुझको जल्द से जल्द अस्पताल ले आए। आईसीयू में डॉक्टर्स और नर्सों के अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं थी। दरवाजे पर एक छोटा सा गोल शीशा लगा हुआ है और वहीं से मैंने रूपाली को अंदर झांकते हुए देखा था। हरी भी मुझको वहीं दिखाई दिया। ऑपरेशन के बाद जिस्म में काफी कमजोरी आ गई है। सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहने की आदत जो नहीं है। कुछ तो जिस्म की कमजोरी और कुछ दवाइयों का असर है कि पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ दबोचती है। रात और दिन का फर्क मिट चुका है। कभी नींद में उभरता और फिर नींद में डूबता जहन न जाने किन खलाओं में घूमने लगता है। सेहतमंद आदमी तो अपनी सोच और जज्बात पे काबू पा लेता है, पर कमजोर आदमी पे सब हावी हो जाते हैं। माजी की यादें, बचपन के खेल, जवानी की मस्ती, माँ बाप का प्यार, दोस्तों का साथ और वो खूबसूरत, हसीन, खामोश याद शहर की गलियां जिनको मैं बहुत पीछे छोड़ आया था और जिनका ख्याल आते ही मैं उनको झटक दिया करता था। मुझको इस तरह कमजोर और बेबस देखकर मेरे दिल और दिमाग को दबोचने लगे हैं ये ख्याल। मैं जितना उनको दूर करता हूं वो उतना ही मुझसे आके लिपट जाते हैं। फिर मैंने उनसे लड़ना बंद कर दिया। मैंने हथियार डाल दिए और पूरी तरह खुद को माजी के हवाले कर दिया। यादों का बांध क्या टूटा। एक एक करके गुजरे लम्हों का सैलाब मेरे सामने आ खड़ा हुआ। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरा बचपन खूबसूरत याद शहर में गुजरा। एक छोटा सा शहर जहां के लोग सादा और साफ दिल थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने वाले, बनावटी दुनिया से कोसों दूर। हमारे दादा परदादा यहीं बसे थे। बाप दादा का बड़ा नाम और इज्जत थी। माना हुआ घराना, संस्कारी और भगवान को मानने वाले लोग। जब से होश संभाला खुद को एक भरे पूरे परिवार में पाया। दादा का लाडला, दादी की आंख का तारा और माँ का दुलारा। पिताजी प्यार तो बहुत करते थे मगर उनको प्यार दिखाना नहीं आता था। रौबदार चेहरा और इतना दबदबा कि पूरे परिवार में मुझे बस उन्हीं से डर लगता था। तहसीलदार के ओहदे पर थे मगर घर में एक पैसा भी ऊपरी कमाई का कभी नहीं आया। याद शहर में उनकी ईमानदारी और उसूलों के पक्के होने का डंका बजता था। उनकी जुबान से निकली बात पत्थर की लकीर होती थी। गलत का कभी साथ नहीं दिया, इसलिए लोग उनकी इज्जत करते थे।
दोस्तों के दोस्त और हर वक्त जरूरतमंदों की मदद करने को तैयार। माँ उनकी आंख का इशारा समझ जाती थी। पिताजी को माँ से कभी कोई बात कहनी नहीं पड़ती थी। जब मेरा छोटा भाई रोमी पैदा हुआ उस वक्त मैं 5 साल का था। घर में जश्न का सा माहौल था। उसी दौरान मेरे पिताजी ने अपने जिगरी दोस्त की बेटी काजल के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे तो कुछ भी ऐसा याद नहीं, और जब से होश संभाला था यही सुनता आया था कि बड़े होकर मेरी शादी काजल के साथ होने वाली थी। हम दोनों के घर भी आसपास थे। बचपन हमने एक साथ शरारतें करके बिताया। नदी के किनारे जाके उसमें पत्थर फेंकना, कभी कागज की कश्तियां बना के पानी में छोड़ना, कभी रेत के घर बनाना और फिर तोड़ देना, मेले में एक साथ जाना, बड़े बड़े झूलों पे बैठना और फिर जब झूले का ऊपर से नीचे आना तो पेट में गुदगुदी महसूस करना, डरना, जोर से चिल्लाना, उसका चूड़ियां लेने की जिद करना और मेरा उसकी चूड़ियां तोड़कर उसको सताना, रुलाना, फिर उसका मुझसे रूठ जाना और मेरा उसको मनाना, कभी उसकी चोटी खींचकर मुझको रुलाना और फिर भाग जाना, उसका मेरे पीछे पीछे रोते रोते भागना और हाँफ के वहीं बैठ जाना। उसको सताकर रुलाकर मुझको बड़ा मजा आता था, और अगर कभी मैं उससे नाराज हो जाता तो वो तब तक मेरे पीछे भागती जब तक मैं उससे बात न कर लेता। एक साथ स्कूल आना जाना, जहां बैठे वहीं खा लिया, जहां रात हुई वहीं सो गए। कभी तेरे मेरे घर का फर्क महसूस ही नहीं हुआ। जब वो 14 साल की हुई तो हमारे एक साथ आने जाने, बेधड़क मिलने पर पाबंदी लग गई। हमेशा कोई न कोई हमारे पास होता। मैंने अक्सर दादी को माँ से कहते सुना था, जरा ख्याल रखना कोई ऊंच नीच ना हो जाए, लकड़ी आग के पास रखी हो तो जलने में वक्त नहीं लगता। उस वक्त ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। पता ही नहीं चला कब बचपन पंख लगा के उड़ गया और जवानी ने दस्तक दे दी। बढ़ती पाबंदियों और फासलों ने हमारे दिलों को और करीब कर दिया। बचपन की दोस्ती जवानी के प्यार में बदल चुकी थी। एक दूसरे को देखे बिना करार नहीं आता था। बात करने का मौका मिले ना मिले एक दूसरे को देख के तसल्ली जरूर कर लेते थे। बढ़ती दूरियों के साथ हसरतें भी बढ़ती जा रही थीं। चोरी छिपे सबसे नजरें बचाकर मिलने का मजा ही कुछ और है, और कभी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। आने वाले दिनों को लेकर कई सपने उन आंखों ने सजा लिए थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। छोटी जगह होने की वजह से आगे की पढ़ाई की सुविधाएं भी कम थीं। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए मजबूरन मुझको याद शहर छोड़ के जाना था। जब काजल को पिताजी का यह फैसला सुनाया तो वो तड़प उठी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। मोटी मोटी काली काली आंखें रो रो के सुर्ख हो गईं। रोने के बाद उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। बहुत प्यार आया। दिल ने चाहा सारी पाबंदियां तोड़ दूं, बढ़ के उसको सीने से लगा लूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सका। जिस रोज मुझको दिल्ली के लिए रवाना होना था मैं उससे मिलने सीधे उसके घर चला गया। उस दिन मुझको किसी ने उसके कमरे में जाने से रोका नहीं। टेबल पर झुकी वो कुछ लिखने में मसरूफ थी। मैं खामोश कदमों से चलता हुआ उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। चुपके से उसकी दोनों आंखों पे अपने हाथ रख दिए। घबरा के उसने मेरे हाथों को हटाने की कोशिश की। तुम यहाँ कैसे, छोड़ो मुझे। वाह, बंद आंखों में भी पहचान गई। मैंने अपने हाथ पीछे हटाते हुए कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अरे फिक्र मत करो, माँ से पूछ के आया हूँ। अच्छा, आज इजाजत कैसे मिल गई? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में पड़े सोफे पे अपने साथ बिठा लिया। आज कोई खास बात है क्या? उसने पूछा। बहुत खास। क्या? मैं जा रहा हूं काजल। कब? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आज शाम को, मैंने कहा। जाने के पहले थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। मैंने उसके गले में बाहें डाल दी। वो चुपचाप मेरी बाहों में सिमट गई। उसकी सिसकियां मुझको बेचैन करने लगी। मैं खामोशी से उसकी सिसकियां सुनता रहा, उसके बालों को सहलाता रहा। मैंने उसको खामोश करने की कोशिश भी नहीं की। आज उसको जी भर के रो लेना चाहिए, मेरे कंधे पे सर रख के। आने वाली जुदाई के दिन और भी मुश्किल होंगे। जब उसने थोड़ा खुद को संभाला तो मुझसे अलग होकर बैठ गई। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आज जी भर के तुमको देखना चाहती हूँ। तुम्हारी ये सूरत
अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हूँ। इतना पास बैठोगे तो देखूंगी कैसे। और हम एक दूसरे की आंखों में डूबते चले गए। जाने से पहले मैंने उसको अपनी वफाओं का पूरा यकीन दिलाया, उसको खत लिखने का वादा भी किया, ढेर सारी तसल्लियां दी, और फिर उन्हीं खूबसूरत लम्हों की मिठास लिए मैंने अपना घर, अपना याद शहर छोड़ दिया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नया माहौल, पढ़ाई और नई दुनिया में खुद को एडजस्ट करने में मुझको काफ़ी वक्त लग गया। कहाँ वो याद शहर की खामोशी, थमी थमी सी जिंदगी, वो हरियाली, वो साफ ताज़ा हवा, और कहाँ बड़े शहर की भाग दौड़, हर तरफ भागते लोग, सड़कों पर बस, कार, स्कूटर का शोर, हर तरफ भीड़ ही भीड़। मगर धीरे धीरे मुझको ये भागती हुई जिंदगी रास आने लगी। आज़ाद माहौल, न कोई रोक टोक, देर रात तक दोस्तों के साथ पार्टी, इन सब मस्तियों के साथ पढ़ाई के वक्त पढ़ाई भी की। आने के पहले पिताजी ने साफ कह दिया था, अगर तुम वहाँ की आबो हवा के मुताबिक चले और नंबरों में जरा भी ढील नजर आई तो वापस बुला लूंगा। खर्चा पानी बंद समझना, बड़े शहर की बीमारियों से परहेज करना। बड़े शहर की बीमारियां वो क्या होती हैं? मैंने हैरान होकर पूछा। अरे सिगरेट, शराब, जुआ। पिताजी से किया वादा मैं दिल्ली की रंगीनियों में भूल गया और दिल्ली के माहौल में रंगता चला गया। याद शहर की ठहरी ठहरी जिंदगी में दिलचस्पी खत्म होती चली गई। तेज रफ्तार जिंदगी के साथ और लड़कियां भी मेरी जिंदगी में आने लगी थीं। काजल का रंग फीका पड़ने लगा था और रूपाली जो मेरे साथ पढ़ती थी वो मुझको मुतासर करने लगी थी। मैं तो समझा था कि काजल के साथ बिताए लम्हों की मिठास मुझको जिंदगी भर याद रहेगी, मगर वो मिठास भी फीकी पड़ती चली गई। दिल्ली के जाने माने बिल्डर तनेजा साहब की इकलौती बेटी रूपाली मेरे साथ पढ़ती थी। पढ़ाई में भी होशियार और दुनियादारी में भी। लंबा कद, तराशा हुआ बदन, खिलती हुई रंगत, गहरी शरबती आंखें और उस पे अल्हड़ अदाएं। चलते फैशन का लिबास पहनती थी, हर किसी से हंसी मजाक, खुला जहन और जिंदगी से भरपूर। इतने तो मेरे पास कपड़ों के जोड़े नहीं थे जितनी उसके पास गाड़ियां थीं। लड़के उससे बात करने को तरसते थे, मगर वो सबको नजरअंदाज करके मेरी ओर खिंची चली गई तो लड़के मेरी किस्मत पे रश्क करने लगे। मगर मैं अब तक काजल के रिश्ते की डोर से बंधा हुआ था और मेरा रिश्ता दोस्ती से आगे नहीं बढ़ सका। कहते हैं औरतों का सिक्स सेंस बहुत तेज होता है। मैं खुद अपने दिल की कशमकश से बेखबर था, नहीं जानता था कि किस तरफ जा रहा हूं। उस वक्त मैं हैरान रह गया जब छुट्टियों में मेरा जाना याद शहर हुआ और मेरी मुलाकात काजल से हुई तो मेरे दिल्ली के किस्से सुनकर उसने सिर्फ एक सवाल किया, बहुत खूबसूरत है क्या रूपाली? उसके एक सवाल से मैं चौंक गया। शायद मेरे किस्से में रूपाली का जिक्र सबसे ज्यादा था और इसकी मुझको खबर ही नहीं हुई। तुम ये क्यों पूछ रही हो? वैसे ही तुम्हारे दोस्तों के बारे में जानने का हक है ना मुझको। नहीं, ऐसी खास भी नहीं है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा नहीं लगता, उसने कहा। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम नाराज क्यों हो गए? मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है। बातें तो गुस्से वाली नहीं थी, पर न जाने क्यों मुझको बुरा क्यों लग रहा था। उसके चेहरे पे बहुत से सवाल लिखे थे, दिल में तूफान उठ रहा था, मगर अपनी आदत के मुताबिक वो खामोश रही। लड़ना, शिकायत करना उसकी फितरत में नहीं था। उसकी खामोश निगाहें मुझको परेशान करने लगी और मैं जल्दी ही वहां से उठ के आ गया। दिल्ली लौटते वक्त उससे मिला भी नहीं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पहले वो मेरे खत के जवाब का इंतजार किए बगैर ही खत भेज देती थी, मगर जब से मैं घर से लौटा था वो भी उससे मिले बिना उसके खतों की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। कसूर शायद मेरा ही था, मैंने ही खत लिखने का सिलसिला कम कर दिया था। वजह मैंने पढ़ाई जरूर बताई थी, मगर वो जान चुकी थी कि प्यार की सदा शायद मुझ तक पहुंच नहीं रही। रूपाली नाम का कांटा उसके दिल में चुभ चुका था। उसकी तरफ से मैं वाकिफ तो था, मगर अनजान बना रहा। कब तक मैं खुद को रूपाली के जादू से बचाता?
जैसे जैसे उसका रंग मुझ पे चढ़ता गया, काजल का जादू फीका पड़ता गया। मुझको इस महानगरी में आके महसूस हुआ था कि मुझको जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए और ये सब मैं यहाँ रहकर ही हासिल कर सकता हूँ। याद शहर की सुस्त रफ्तार जिंदगी मुझको अब सुकून नहीं दे पाएगी। मुझको आगे बढ़ना था, पैसा, नाम, शोहरत, जिंदगी का हर सुख हासिल करना था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ता चला गया। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिंदगी में मैंने बहुत तरक्की की, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पाया, मगर इसके लिए मुझको कई रिश्ते तोड़ने पड़े। इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद मैंने दिल्ली में ही नौकरी करने का फैसला किया। मेरा ये फैसला सुन के पिताजी परेशान हो उठे थे। मैं ये बात उनसे छुपा गया कि मैं तनेजा साहब की कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में हालात इतने खराब हो जाएंगे कि मैं फिर अपने घर नहीं लौट पाऊंगा। मैं अपनों के लिए पराया हो जाऊंगा। कई बरसों बाद घर की शिद्दत से याद आई, एक टीस सी दिल में उठी और इस बेचैनी से मेरी आंखें खुल गईं। मैं अभी भी आईसीयू के बिस्तर पे ही था। कैसे हो ठाकुर साहब? डॉक्टर कक्कड़, जिनकी कोशिश से मुझको जिंदगी वापस मिली थी, मेरी नब्ज देखते हुए बोले। काफी बेहतर हूं डॉक्टर। मुझको खुद की आवाज बहुत कमजोर सी महसूस हुई। गुड, बस आज आपको रूम में शिफ्ट कर देंगे और अगर इसी तरह प्रोग्रेस रही तो 1-2 दिन में आप घर जा सकते हैं। घर का नाम सुन के मेरा ध्यान रूपाली और दोनों बेटों की ओर चला गया। कितने दिनों से उनकी सूरत नहीं देखी थी। इस तेज रफ्तार दौड़ में किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं था। सब एक ही छत के नीचे रह के भी अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पैसा कमाने की दौड़ में मैंने किसी को किसी काम के लिए न रोका न टोका। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। बेटे अपने दोस्तों और पढ़ाई में मसरूफ रहते हैं और रूपाली की अपनी सोशल लाइफ है। अगर मैंने कभी किसी को अपना इंतजार करते पाया है तो वो है हरी, या मेरे घर आने की खुशी मेरे सैंडी को होती है, जो मुझको देखते ही दुम हिलाना शुरू कर देता है, मेरी टांगों से लिपट लिपट जाता है। मुझको किसी से शिकवा करने का कोई हक नहीं। मुझको वो सब मिला है जो मैंने बोया है। 1 घंटे बाद मुझको प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। रूपाली भी अब तक मेरे पास आ गई थी। ऑपरेशन के बाद ये हमारी पहली मुलाकात थी। कैसे हो बलराज? उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेके पूछा। काफी बेहतर हूं, तुम बताओ कैसी हो? आर्यन और अरमान कहाँ हैं? आर्यन तो अपने दोस्तों के साथ बेंगलोर गया है और अरमान कह रहा था वो शाम को आएगा। शुक्र है हरी तुमको टाइम पे हॉस्पिटल ले आया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। उसने जानबूझ के बातों का रुख बच्चों की तरफ से हटा दिया। क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा ये कहानी खत्म हो जाती। ऐसा मत कहो बलराज, उसकी आवाज में फिक्र थी। कुछ देर बैठकर डॉक्टर कक्कड़ से केस पर बातें करके हरी को हिदायतें देके वो चली गई। उसको क्लब की जरूरी मीटिंग में जाना था। शाम को आने का कह के गई और मैं सोचने लगा कि मेरे होने न होने से इनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ सकता है। शायद मेरे पिताजी ने भी यही सब सोचा होगा जब मैंने बगावत की थी। पिताजी के खत पे खत आ रहे थे कि जल्दी घर आ जाओ। शादी की तारीख पक्की कर दी थी, मगर मैं टाल मटोल कर रहा था। फिर एक दिन अचानक पिताजी दिल्ली पहुंच गए, सीधे मेरे दफ्तर। वहां उनकी मुलाकात रूपाली से भी हो गई और वो मेरे टालने का कारण भी भांप गए। मुझको अकेले में ले गए और साफ लफ्जों में पूछ लिया। मैं क्या जवाब देता? मेरी खामोशी पे वो भड़क उठे। बलराज, ये शादी तुझको करनी पड़ेगी। मगर कुछ नहीं। मैंने अपने दोस्त को वचन दिया था। अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहा कि मैं उससे माफी मांग लूं। तू जानता है काजल से तेरा रिश्ता बचपन में हो गया था और तूने भी कुछ वादा किया था ना उससे। तू ही बता, क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? पिताजी की आवाज में बेचारगी थी। मैं खामोश आंखें नीचे किए खड़ा रहा। बलराज, तू ये नौकरी छोड़, मेरे साथ वापस चल। तुझको अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी वहां। अब मैं नहीं कर सकता है पिताजी, वहां कोई फ्यूचर नहीं मेरा। मैंने डरते डरते कह ही दिया। ठीक है, मैं तुझको आखिरी मौका देता हूं। तू हफ्ते के अंदर अंदर घर लौटा। नौकरी नहीं छोड़नी तो छुट्टी लेके आ जा। मैं कोशिश करूंगा पिताजी। कोशिश नहीं, तुझको हर हाल में आना है। अगर तू नहीं आया तो सोच लेना उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे तेरे लिए। मुझको धमकी देके रात की गाड़ी से वो वापस चले गए। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। मेरे सपनों के आगे मेरे सारे रिश्ते फीके पड़ गए। मेरे न पहुंचने पर वो नाराज भी हुए और मायूस भी। उनका आखिरी खत मैंने आज भी संभाल के रखा है। सिर्फ एक बार पढ़ा था, दोबारा पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। खत का एक एक लफ्ज मुझको ज़बानी याद है। तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। अपने खून से मुझको ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसे खुदगर्ज निकलोगे हमने कभी नहीं सोचा था। आज से तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए। हम सोचेंगे हमारा एक ही बेटा है। हम तुमको अपनी जिंदगी और जायदाद से बेदखल करते हैं। मैं खुद तुमको और तुम्हारी माँ को आखिरी वक्त में कंधा और अग्नि देने से वंचित करता हूं। काजल को मैं अपनी बहू नहीं बना सका, मगर अब अपनी बेटी बनाकर इस घर से विदा करूंगा। भूल से भी यहां आने की कोशिश मत करना। याद शहर के लोग तुमको माफ नहीं कर पाएंगे। इतने साल गुजर गए, मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। रूपाली का साथ मिला तो और रास्ते बनते गए। पैसा पैसे को खींचता रहा और आज इस शहर में मेरा नाम है, इज्जत है। मैंने जो कुछ चाहा था मुझको मिला, मगर इतने बरसों बाद ये खलिश से क्यों महसूस होती है? क्यों जी चाह रहा है कि सब छोड़ के उसी दुनिया में लौट जाऊं जहां से आया था। जिस दौलत और शोहरत के पीछे अपनों का प्यार ठुकरा दिया, आज उसकी अहमियत खत्म हो गई। सभी रिश्ते चिल्ला चिल्ला के अपनी तरफ बुलाने लगे। आज तो काफी बेहतर लग रहे हो ठाकुर साहब। आज आपकी छुट्टी हो जाएगी। अब आप आराम से अपने घर जा सकते हो, डॉक्टर कक्कड़ ने कमरे में आते ही कहा। जी डॉक्टर। क्या बात, आपको खुशी नहीं हुई? डॉक्टर, मैं कितने साल और जी सकता हूं? आप बिल्कुल ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मजे कीजिए। नहीं, मैं असल में जानना चाहता था कि अगर मैं अपने छोटे से शहर वापस चला जाऊं तो मुझको दिक्कत तो नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। आप बस परहेज करिएगा और सैर बहुत जरूरी है। मगर मैंने तो सुना है आपका यहाँ बहुत अच्छा काम है। आप क्यों वापस जाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। एक मुद्दत हो गई, सब पीछे छूट गया। वो नदी का बहता पानी, वहां की हवाएं मुझको पुकार रही हैं। बाकी जिंदगी वहीं बिताना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देगा, मगर मुझको वापस याद शहर जाना ही होगा। साहब, मैं चलूंगा आपके साथ। हरी पास में खड़ा सब सुन रहा था, बोल पड़ा। आप याद शहर से हैं? मेरा रिश्ता भी वहां से बहुत गहरा है। आपका घर कहाँ है? डॉक्टर कक्कड़ ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मंदिर के पास वाली गली में जो बड़ी हवेली तहसीलदार साहब की थी ना, वही। ओह, बहुत खुशी हुई एक बार फिर आपसे मिलकर। बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार तो आपसे मिलूं। मुझसे? मैंने हैरानी से पूछा। आपसे मुलाकात तो रोज होती रही, मगर जान नहीं पाया कि आप ही बलराज ठाकुर उर्फ बल्ली हैं। उसके मुंह से अपने घर का नाम सुनकर मैं हैरान रह गया। ये नाम मैं एक मुद्दत के बाद सुन रहा था। आप मुझको कैसे जानते हैं? आप जिस घर से ताल्लुक रखते हैं उस घर के मुझ पे बहुत बड़े एहसान हैं। मैं समझा नहीं। बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। आपके पिताजी ने मुझको आपका पता, फोन नंबर सब दे रखा था। बताया था कि आप यहीं रहते हैं, लेकिन न जाने क्यों, शायद मसरूफ रहा या शायद मन की कोई अदृश्य दीवार नहीं लांघ पाया, मिलने नहीं आ पाया। खैर, अगर आप काजल को न ठुकराते तो मैं उसको कभी नहीं पा सकता था। उसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी रहती। शुक्रिया। बस इतनी सी थी कहानी।